सो हेलो क्लास एंड कैंडरमेंटर्स, कैसे हो आप लोग। माय सेल्फ विनायक कैटलिस्ट भैया। एंड आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लेक्चर नंबर 3 है आपका साइंस 1 का। एंड इस वीडियो को लास्ट से देखोगे तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे चीजें बताऊंगा जिनमें से आपके स्कूल्स के एग्जाम्स में एंड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अपने साथ साइंस 1 का टेक्स्ट बुक के बैठ जाना, नोट्स बनाने तो नोट्स बना लेना, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा उसको अपने भाषा में लिख लेना ताकि आपको याद रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, फील आएगा आपको इस टॉपिक का, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लेट्स बिगिन। देखो, आपके टेक्स्ट बुक में ना एक इंफॉर्मेशन दिया गया है साइंटिस्ट के बारे में। जो आपके जो साइंटिस्ट है, जो उनका नाम है टाइको ब्राही, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। बात ऐसा है, जो टाइको ब्राही थे, इनके साथ में जो आपके केपलर थे, केपलर जी, तो वो इनके साथ रहते थे। अब इनके साथ रहते थे तो बेसिकली इनका भाई असिस्टेंट बन के रहते थे। जो केपलर जी थे वो इनके असिस्टेंट थे, तो इनके साथ रहते थे। अब हुआ ये कि सडन डेथ के कारण जो टाइको ब्राही, इनका सडन डेथ हो गया। अब इनका जो डेथ हो गया तो उसके बाद जो केपलर थे वो उनके जो राज्य में रॉयल मैथमेटिशियन डिक्लेयर कर दिए गए, घोषित कर दिए गए कि भैया अब यहाँ का जो मेन मैथमेटिशियन है वो हमारे केपलर दादा है, वो सब संभालेंगे। उसके बाद हुआ ये कि जो केपलर जी थे, इनके थोड़े रिसर्च किए तो प्लेनेटरी मोशन के ऊपर और रिसर्च किया गया, वो सब हुआ। फिर जाके जो न्यूटन जी आए तो उन्हें जो केपलर के जो काम था उसी जो उनके रिसर्च से, उनके जो वर्क से, उन्हीं को और स्टडी करके एडवांसफाई करके फिर जो न्यूटन जी नेक्स्ट आ गए तो उन्होंने फिर आपका डेवलप कर दिया आपका न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज ये न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब वो कैसे हुआ ये तो आपको बता दिया। अब मेन टॉपिक है कि ये टॉपिक है क्या। अब ये ना आपके एग्जाम में यहां से पॉइंट करना, ये जो इसके ऊपर ना आपको डिफाइन करके एग्जाम में आ सकता है कि डिफाइन द न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डिफाइन करके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके ऊपर और भी है जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर टू कीप योर फुल अटेंशन ऑन दिस लेक्चर। तो इसको चलो मिटाया जाए। अब बात करते हैं कि भैया ये बता दो कि ये क्या है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, पहले इसका मैं आपको किताबी डेफिनेशन बता देता हूं, फिर मैं आपको फील करा के बताऊंगा कि मतलब ये डेफिनेशन क्या है इसका। देखो, एवरी ऑब्जेक्ट, दैट इज एवरी, मान लो मेरे हाथ में ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसी को मान लेते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद डेफिनाइट फोर्स, यानी इनके बीच में कुछ फोर्स से खींचते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद डेफिनाइट फोर्स इन अ सच अ वे कि जो फोर्स है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपको किताबी डेफिनेशन हो गया। मुझे पता है कि 90% बच्चों को समझ में नहीं आया कि क्या होता है, यही आपकी जो बोला है वही बोल दिया। अब आपको फील आएगा। देखो, बात ऐसा है, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये आपका मार्कर 1, ये आपको ऑब्जेक्ट 1 है, ये आपका ऑब्जेक्ट 1 है, ये आपका ऑब्जेक्ट 2 है। तो बात ऐसा है, यूनिवर्स में, पूरे हमारे जो ब्रह्मांड में जो एक ऑब्जेक्ट है ना, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। और फिर दिखा दो कैसे। मान लो मैग्नेट है, अब मैं यहाँ पे हूँ, अब मेरे सामने एक दूसरा ऑब्जेक्ट है कोई, या मैं मैग्नेट हूँ, एक और मैग्नेट है, तो एक मैग्नेट कहेगा, एक मैग्नेट दूसरे को अपने तरफ खींचेगा, आजा भाई आजा भाई आजा। फिर वैसे जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पहले वाले अपने तरफ खींचेगा कि आजा भाई आजा भाई आ जाए। तो दोनों तरफ जो दोनों ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अपने तरफ खींचते हैं, और जो दोनों तरफ खींचते हैं तो फोर्स से खींचते हैं। और जो फोर्स है वो आपका डेफिनाइट, यानी कि कांस्टेंट रहता है। डेफिनाइट जो यहाँ पे कहाँ गया डेफिनाइट, जो डेफिनाइट इसका मतलब है कि फोर्स है ना फिक्स है, ऐसा नहीं कि फोर्स चेंज होता है, ऐसा नहीं है। डेफिनाइट है कि फोर्स फिक्स्ड है या कांस्टेंट कह लो। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है एक डेफिनाइट फोर्स के साथ। अब सच वे कि जो फोर्स है उनके बीच में जो इनका जो मास है, इनका जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के ऑब्जेक्ट के मास के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके डिस्टेंस के बीच में। एग्जांपल मैं आपको डायग्राम्स बताता हूं। ये आपका ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट 2 हो गया। O2 मत समझ लेना, ऑब्जेक्ट 2 मान लो। तो जो ऑब्जेक्ट 1 है वो इसको अपनी तरफ खींचेगा कि आजा भाई आजा भाई आजा। ये ऑब्जेक्ट 2 इसको अपनी तरफ खींचेगा। अब इनके बीच ये इनका मास है m1 m2। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप d कह लो। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d हो गया। तो होता ये है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई को पता है,
प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के मासेस का। तो डायरेक्टली दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ये पहला ऑब्जेक्ट का मास m1 हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट का मास हो गया m2 हो गया, एंड जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी इनके बीच का आर स्क्वायर मान लो, यानी कि इसको डी मान लो, हमने यहाँ पे डी लिया है ना, डी लिया है तो डी मान लो। तो जो फोर्स है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों को आप कंबाइन करोगे ना, कंबाइन करोगे तो आपको कुछ ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपका ये हो गया। अब होता ये है कि फिजिक्स में ना, जो फिजिक्स है आपका, उसमें होता ये है कि जो आपका प्रोपोर्शनलिटी है उसको हटाना पड़ता है। जब प्रोपोर्शनलिटी को जब भी हटाओगे, 11th में आपको बहुत देखने को मिलेगा, जब आप हटाओगे तो वहां पे ना आपको इक्वल टू लगाना पड़ता है और एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है, कौन सा कांस्टेंट है। तो जब ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हम जब हटाएंगे तो आएगा आपका F इक्वल टू G। ये जो कांस्टेंट ये आपका आ गया इक्वल टू, और आपका कांस्टेंट आ गया G, बिकॉज हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहां पे आपका जो F है ये आपका हो गया, ये मार्कर वही आ गया क्या है, ये जो F है ये आपका हो गया फोर्स, ये जो G है ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड ये जो आपका ये जो m1 एंड ये m2 है ये आपके ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 के मासेस है, यानी कि उनका वजन हो गया, एंड ये d है ये आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो यही आपका फॉर्मूला है, इसको अच्छे समझ लेना, डेफिनेशन को याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। इसी फॉर्मूला के ऊपर, ये जो आपका जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। आपके एग्जाम में अगर आया तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल बन के आएगा, आपको एग्जाम में दिया रहेगा। कैसे कैसे समझना है कि भैया हमें न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला लगाना है, उसमें दिया रहेगा ऐसे अपने आप ही कि वहां पर दो मासेस के बारे में बताया गया कि देयर आर टू मासेस, ऑब्जेक्ट 1 इज ऑफ 10 kg, ऑब्जेक्ट 2 इज ऑफ 20 kg, उनके बीच में कहीं पे रेडियस और मेंशन किया रहेगा, रेडियस हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो समझ जाना। एंड अगर वहां पे ग्रेविटेशन का कुछ भी टॉपिक नाम आता है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ब्ला ब्ला जो भी है, मासेस दो मासेस दिया है, दो ऑब्जेक्ट का मास है और डिस्टेंस मेंशन है, तो समझ जाना कि आपको यही फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं कि इसका ना वैल्यू है, जो G है उसका वैल्यू है, एंड इसके ऊपर आपका सेकंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके स्कूल एग्जाम में एंड आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, स्पेशली स्कूल एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा, चाहे आपका यूनिट टेस्ट हो चाहे आपका सेमेस्टर हो। अब कौन सा क्वेश्चन होगा हम इसको आगे बात करते हैं। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं अच्छे से, फिर थोड़ा अच्छे से और लिख देते हैं। आई होप आपको यार फील आ रहा होगा, समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। कोई भी डाउट हो बिंदास पूछना। देखो हमारा फॉर्मूला क्या बना था कि जो F है इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर कह लो, ठीक है। अब इसमें बात ऐसा है कि जो G है, G ये आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट आपको पता है, और इसको जो फाइंड किया गया था, इसको जिन्होंने ढूंढा था उनका नाम है हेनरी कैवेंडिश। ये नाम याद रखना, यहाँ पे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि डैश फाउंडेड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गिव द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको फाउंड किया था, उनका वैल्यू दिया गया था, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा हो गया कि इसका ना वैल्यू है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना एग्जाम में पूछेगा। तो ऐसा यूनिट का क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स, याद रखना ये आपका ऐसा यूनिट हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा इसका वैल्यू क्या है भैया, जो G है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। देखो एक ये G और आगे आपको ना दूसरा G एक और आएगा, छोटा G, जो कि आपका एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला है, तो दोनों का वैल्यू अलग है, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसका वैल्यू जो है ये आपका आएगा, इसको हम साइड कर देते हैं अभी के लिए। इसका वैल्यू है 6.73 इंटू 10⁻⁻11। फिर आगे इसका जो ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स। न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल, तो आप इसका जो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो इसका जो आपको वैल्यू है वो आप लेके चलना 6.7 इंटू 10⁻11 करके। यही वैल्यू है ना, कुछ आगे पीछे तो नहीं है, मैं देख लेता हूं। 6.673 है, सॉरी, हाँ 6.673 है, हाँ। तो 6.67 लेके आप सॉल्व करोगे, आपका बड़े आराम से
सॉल्व हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब टेक्स्ट बुक में आपका अंडरलाइन करके वर्ड रहेगा, तो उसको भी आपको फिल कराता हूँ। उसमें बेसिकली ये कहा गया है, ये समझ में आ गया? इसको लिख लेना चाहो तो तीनों लाइंस हैं, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको फाउंड, ये जो ग्रेविटेशन का जो वैल्यू था इसका, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, ऐसा भी इसका ये है, इसका जो वैल्यू है वो आपका ये है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब बात ऐसा है कि इसमें कॉन्सेप्ट है एक और, उसमें ये है कि जब ऑब्जेक्ट का जो मास है, ऑब्जेक्ट का मास जब डबल हो जाएगा ना, तो फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट कर रहा है वो भी आपका डबल हो जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक में जब नीचे अंडरलाइन वर्ड का जो पढ़ोगे, when the object when the value of the object becomes double, the force acting on the object between the objects will also get double। वो आप रीड कर लेना, आपको बता दूंगा कहां पे, वो कर लेना। तो इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल में नहीं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि ये राइट या रॉन्ग है, या फिर ये फिल अप करो कि डबल को अंडरलाइन करिएगा कि भाई इसके जगह पे क्या आएगा, डबल आएगा या 4 टाइम्स आएगा या आपका 1 टाइम आएगा, जो भी आएगा हाफ रहेगा, क्या रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना डबल। अब बता दो कैसे डबल होगा। देखो एग्जांपल लो, मान लो कोई पत्थर है, पत्थर, ठीक है, ये आपका पत्थर ऐसे गोल गोल कर लो, इसका वेट है 1 kg। अब ये 1 किलो का पत्थर है। अब उसको ना हल्का सा बस, पत्थर, ये पत्थर है, उसको बस हल्का सा बस हिलाना है, हल्का सा बस देखो हिलाना है, धक्का नहीं मारना है, मतलब जोर से नहीं हिलाना है, बस हल्का सा बस वो मूव हो जाए, हल्का सा देखो मूव हो गया। इतना बस मूव करने के लिए आपको जो फोर्स लग रहा है वो आपको मान लो 10 न्यूटन लग रहा है। ये क्लास 11 जब आप जाओगे और जेई का प्रिपरेशन करोगे तो आपको इस तरीके से बताया जाएगा, जेई हो गया, सीटी हो गया, शॉर्टकट्स रहते हैं, इस तरीके से फील कराने के लिए बताएगा। ये इसको कहते हैं FBD, इसका नहीं है आगे और बनेगा आपको कुछ पूरे टाइप का बनता है ऐसे FBD। तो ये हो गया, तो ये आपका पत्थर हो गया, ठीक है। उसको मूव करने के लिए आपको 10 न्यूटन लग रहा है। अब बात ऐसा कि मान लो पत्थर जो है, ये जो उसका जो पत्थर है, इसका मास बढ़ा दिया जाए, साइज बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा करके बोलो भैया ये तो 2 किलो का पत्थर हो गया। देखो यहाँ पे डबल कर दिया गया, डबल, ठीक है, डबल कर दिया इसका मास। तो भैया मान लो अब 1 किलो पत्थर को हिलाने में आपको 10 न्यूटन में हल्का सा मूव हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि 2 किलो का भारी पत्थर इस 10 न्यूटन के फोर्स से मूव कर लेगा? आंसर बट ऑब्वियस नहीं यार, थोड़ी ना मूव कर लेगा। अब आप 15 किलो के हो और आप 20 किलो वाले को उठा ले रहे हो, बट आप 15 किलो के और सामने आपका 30 किलो का तो थोड़ी ना उठा पाओगे यार, बड़े मुश्किल से थोड़ी ना उठा पाओगे। तो इसलिए सेम यहाँ पे भी वही है कि आपको जो 2 किलो का जो ऑब्जेक्ट है, अब उसको मूव करना है तो भैया हमें फोर्स भी डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मूव करने के लिए आपको फिर ना 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो देखो तो ये जो फोर्स है वो भी डबल हो गया। ये बस मैं आपको एक हाइपोथेटिकल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो बताया गया है इसको आपको फील है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वो जो टेक्स्ट बुक में जो आपका लाइन लिखा है वो कहना क्या चाह रहा है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जब डिस्टेंस है, डिस्टेंस जब आपका इंक्रीज होगा, स्क्वायर डिस्टेंस इंक्रीज होगा स्क्वायर से, तो उसका जो फोर्स है वो आपका जो फोर्स है वो आपका डिक्रीज होगा फैक्टर फोर्स से। ये चीज याद रखना, ये 2 चीजें जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन किया जा सकता है। यानी कि जो मतलब डिस्टेंस का डबल कह लो, स्क्वायर कह लो, डबल कह लो, स्क्वायर कह लो, इसको डबल कह लो, स्क्वायर कह लो, डबल कह लो। अगर आप जो डिस्टेंस है उसको आप डबल कर दिए, यानी कि अगर डिस्टेंस आप इनके बीच में अगर 10 मीटर दूरी था तो उसको आप 20 कर दिए, तो जो फोर्स लग रहा है वो आपका 4 गुना नीचे घट जाएगा। तो ये आपका ये, इसको बस आपको याद कर लेना, इतना डीप में नहीं जाना है, बस मैं आपको फील कराने के लिए इतना डीप में लेके गया, बट इतना डीप में नहीं जाना है। सिंपल सा जो लाइन है उसको बस याद कर लेना, इफ द डिस्टेंस इज डबल, तो जो फोर्स इज डिक्रीज्ड बाय फैक्टर 4, सिंपल दैट्स इट। इससे आगे आपको इतना डीप में नहीं जाना है। क्लास 10 का एग्जाम दे रहे हो, आपका जेईई सीटी का एग्जाम नहीं है, तो ये पॉइंट आपको कवर हो गया। इसके आगे मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा खास है जो आपको फंसाएगा या परेशान कर सकता है। अब नेक्स्ट आप देखोगे तो नेक्स्ट आपको जो टॉपिक आता है वो आपको आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से समझा चुका हूं, बट आपके टेक्स्ट बुक में आगे और डीप में थोड़ा लेके गया है। तो मैं आपको फिर बता दूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। मान लो आपको जो ऑब्जेक्ट है वो गोल 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 घूम रहा है एक सेम स्पीड से, यानी कि आपको जो ऑब्जेक्ट है
वो गोल में घूम रहा है 20 किलोमीटर की रफ्तार से, 20 इसका जो स्पीड है वो आपका 20 किलोमीटर पर आवर है, और सर्कुलर सर्कुलर ऑर्बिटल में घूम रहा है। तो इसी को कहते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, यानी कि आप जो फोर्स है, आपको जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। सर्कुलर यानी कि गोल गोल घूम रहा है, और मोशन है कि मूवमेंट हो रहा है। तो अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में सेम स्पीड से घूम रहा है, गोल 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 20 की रफ्तार से घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, अपना स्पीड ना चेंज कर रहा है, ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, 20 का ना 30 कर रहा है ना 10 कर रहा है, बस 20 की रफ्तार से घूम रहा है, वही आपका हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल सा है। अब इसमें आता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है? वो भी सेम होता है। इसमें होता है ये कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो गोल 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 घूम तो रहा है, बट उसका जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है। कभी वो गोल गोल 20 की रफ्तार से घूम रहा है, 20 फिर 30 हो जा रहा है, स्पीड बढ़ जा रहा है, फिर स्पीड घट जा रहा है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है। वो आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स हमें बता दिया था कि फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, गोल गोल घूम रहा है, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसे हम सेंटर स्टिकिंग फोर्स भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला है F इक्वल टू mv² बाय r। अगर एग्जाम में आया तो इसको, इसके ऊपर न्यूमेरिकल से नहीं आएगा, और स्टिल फॉर सेफर साइड आ सकता है, जहां पे F आपका फोर्स हो गया, m आपका मास हो गया, v आपका वेलोसिटी हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया। ये आपका सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। इसके आगे आप उस टॉपिक से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा जो आपको मैंने बताया है, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको मैंने बताया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको मैंने फील करवाने की पूरा कोशिश किया है। बस आपको करना है कि आपको बस वो याद कर लेना है फॉर्मूला। एग्जाम में अगर डिफाइन करने को आया तो ये स्टेटमेंट बस आपको लिख देना है, दैट्स इट, यू विल गेट अ फुल मार्क्स। इसके आगे कुछ डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है कि आप में से बहुत बच्चे होंगे जो स्मार्ट है, पहले से समझ गए, वो होंगे जो एवरेज है, जिनको थोड़ा डीप में एक्सप्लेनेशन चाहिए रहता है। और मैं भी फर्स्ट टाइम टीच कर रहा हूँ, तो भाई थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे संभाल लेना आप। तो इस तरीके से पूरा आपको मैं बता दिया हूँ, फील करवा के दिया हूँ। आई होप आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना यार, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम कॉन्टेंट के लिए चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स ऑल। तब तक टाटा बाय बाय। 15 इपॉक्सी पेंटेन। मिलेंगे आपके लेक्चर नंबर 4 में।